Hello everyone. Today I am going to discuss about anti-Parkinsonism this drug. This means that anti-Parkinsonism drug means that drug that has therapeutic effect in Parkinsonism means कि ये ड्रग क्या किस डिजीज के लिए ये फ़ायदा करेगा, that is in the Parkinsonism. Okay. Now, the question is, what is Parkinsonism? What is Parkinsonism? So, Parkinsonism is extrapyramidal motor disorder. हमने एनाटॉमी में पढ़ा था ना, पिरामिडल एक्स्ट्रापिरामिडल ट्रैक्ट्स. दिस इज द एक्स्ट्रापिरामिडल डिसऑर्डर. और इसमें क्या क्या होता है? This is characterized by tremor, rigidity, okay, hypokinesia, okay, and these are the primary things that we get. Tremor होगा, rigidity होगा, hypokinesia होगा, and secondary manifestation is that is डिफेक्टिव पोस्चर हो जाएगा. ओके, डिफेक्टिव पोस्चर, डिफेक्टिव गेट. ओके, फेस विल बी मास्क लाइक फेस. ओके, and dementia can also be there. Okay, so this is the thing. And the patient of Parkinsonism, it looks like, look, this is a figure describing a Parkinsonism patient. This type of personality will be owned by the person. Masked face, okay, stooped posture like this means उसका जो ये कंधा होता है ऐसे झुक जाता है. Forward tilt of trunk, back में rigidity, that I have written here, rigidity. Okay, rigidity. Then hand tremors, it will be shaking like tremors. Okay, tremor in the legs also. Then short stepped gait, that is gait you have written in physiology. Gait, that is short stepped gait. छोटी छोटी ऐसे गेट, मतलब गेट तरह से पोस्चर जो कि फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल हम देखे हैं. आफ्टर दैट स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नीज, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रेस्ट, आर्म की स्विंग कम जाती है. एंड हेयर इज निमोनिक्स, दैट इज द ट्रैप. ओके, TRAP. द सिम्टम्स ऐसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, ट्रिमर, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेशिया, या फिर यू कैन से एकिनेशिया ऑल्सो. पोस्चर एंड बैलेंस, दैट इज मतलब कि डिफेक्टिव पोस्चर है ना, बैलेंस अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाता है. पोस्चर में यू कैन रिमेंबर लाइक गेट, मास्क लाइक फेस. ओके, मास्क लाइक फेस यू रिमेंबर वेरी इजीली. सो लुक, ट्रिमर मीन्स की शेकिंग होता है, यूजली स्टार्ट ऑन वन साइड इन ट्रिमर. ठीक है, रिजिडिटी मतलब लिम्स, नेक और ट्रंक सब स्टिफनेस होना शुरू हुआ था, इट्स रिजिडिटी. एकानेशिया मीन्स लॉस और इम्पेयरमेंट इन पावर ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट. ठीक है ना, कि अपने से मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होना. देन पोस्चर एंड बैलेंस में दिक्कत होना. कैन रिमेंबर बाय द शॉर्ट ट्रिक ट्रैप, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकानेशिया, पोस्चर एंड बैलेंस. एंड यू विल रिमेंबर मास्क फेशियल एक्सप्रेशन, स्टूप्ड पोस्चर. एक फिगर याद रह जाने से ना सब कुछ याद रह जाएगा. सो आई हैव शोन यू द फिगर. सो ये तो इनिशियल कंडीशन है. अगर ऐसा बहुत दिन तक चलते रहा और मान लीजिए ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, तो हियर वी विल राइट दैट कि इफ़ अनट्रीटेड, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मतलब कुछ सालों के बाद वो इंड स्टेज डिजीज हो जाएगा, जहाँ पे पेशेंट क्या हो जाएगा, इफ़ अनट्रीटेड देन इन several years इंड स्टेज आ जाएगा, जहाँ पे पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट विल रिजिड, अब अनेबल टू मूव, क्योंकि पहले ही शेकिंग था और यहाँ पे एक लॉस और एम्पावरमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट. अब जब पेशेंट को हमने ट्रीट नहीं किया, देन व्हाट विल देयर बी, अनेबल टू मूव. आफ्टर दैट रिजिडिटी है, स्टिफनेस है, इसका मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा. सो अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, अनेबल to breathe properly. Okay, this will be the all this is the problems which will suffer by the people. Chest infection, embolism, सब कुछ हो जाएगा.
एंड दिस पार्किंसन, लुक द फिगर, इसमें यहाँ पे ओल्ड एज पर्सन को ही हमने डिनोट किया है. लुक, ओल्ड एज. दिस मीन्स दैट कि दिस पार्किंसोनिज्म डिजीज, आई विल राइट PD फॉर पार्किंसोनिज्म डिजीज, दैट इज mostly seen in the older people, okay, mostly affecting the older people. And what it is called as, it is called as progressive degeneration. It is called as progressive degenerative disorder. एंड देन द क्वेश्चन राइज दैट कि क्या, क्यों ऐसा होता है. तो इन द मोस्ट पर्सन जो पार्किंसोनिज्म होता है उसका रीज़न इडियोपैथिक है. मीन्स कि मतलब स्पॉन्टेनियसली ये कंडीशन आ जाता है, उसका कॉज अननोन है. सो वी विल राइट कि मेजोरिटी ऑफ कॉज, मतलब कि द काउज ऑफ पार्किंसन डिजीज, इट्स मोस्टली मेजोरिटी, इट इज़ क्या है ये, इडियोपैथिक. अच्छा, बट देयर कुड बी सम डिसऑर्डर लाइक बिलियंस डिजीज़. कॉपर पॉइजनिंग हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था. कॉपर पॉइजनिंग में बिलियंस डिजीज़ होता है. हिपैटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन, दैट कुड बी ऑल्सो ए काउज. ओके, आफ्टर दैट in the Parkinson disease what occur, so the lesion in Parkinson disease, PD lesion in Parkinsonism disease कहाँ पे होता है. This is the degeneration of neuron in the substantia nigra, pars compacta, और एक और होता है दैट इज़ द डोपामिनर्जिक ट्रैक्ट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज निग्रोस्ट्रेटियल ट्रैक्ट. ये हमने सब न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा था ना. अगर इसका डिजेनरेशन हो जाएगा न्यूरॉन सबस्टेंशिया नाइग्रा का, पार्स कम्पैक्टा का, तो इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंड ड्यू टू दिस रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, डोपामिन. ठीक है, कहाँ पे, इन स्ट्रैटम. सो यू विल रिमेंबर दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और अगर ये बेसिकली जो डोपामिन होता है बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द मसल टोन एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट. सो अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी means this that will not control the muscle tone, okay, and does not coordinate the movement. So अगर deficiency होगी तो do not coordinate the movement, do not coordinate movement and not control muscle tone. Okay, so this was a basic introduction about the Parkinsonism disease. After that, now we will look बेसिकली हमारे ब्रेन में एक चीज़ हमें याद रखना है कि हमारे ब्रेन में जो होता है ना, उसमें जो डोपामिन होता है और एसिटाइल कोलिन होता है, दोनों में बैलेंस रहता है. ओके, देयर इज़ बैलेंस इन ब्रेन बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन. मीन्स डोपामिन और एसिटाइल कोलिन दोनों इक्वल होते हैं और हमारे बॉडी में रेगुलेट में सब कुछ नॉर्मल चलते रहता है. ठीक है, अगर कोई भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारा बॉडी में दिक्कत हो जाता है. जैसे अगर डोपामिन अगर इंक्रीज हो गया, ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन हो गया, तो दैट विल किस में होता है, साइकोसिस में हो जाता है. इट विल कॉज साइकोसिस. ओके, अगर ये अगर ज़्यादा हो गया, अगर ये कम हो गया डोपामिन, देन दिस विल कॉल इन डोपामिन जब कम होता है इन ब्रेन, देन दिस विल कॉल व्हाट, Parkinsonism, which is our topic. Okay, तो अगर तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, पार्किंसोनिज्म में क्या हो जाएगा, डोपामिन कम हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, तो फिर उल्टा इफेक्ट आने लगेगा ना. सो दिस इज द थिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ आफ्टर दैट मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इन द पार्किंसोनिज्म डिजीज देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक मीन्स दिस एंड दिस हैज़ द इनहिबिटरी इफेक्ट, एंड कोलिनर्जिक दैट इज एसिटाइल कोलिन. ठीक है, एक्साइटेटरी सिस्टम जो कि स्टेटम में होता है, जिसके कारण मोटर डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है. ओके, दिस वाज द फर्स्ट थिंग.
After this, the why देर इज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि देर इज़ डीजेनरेशन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, नाइग्रोस्टेटल हाइब्रिड, हाँ नाइग्रोस्टेटल ट्रैक्ट, ओके। तो जो ये नाइग्रोस्टेटल ट्रैक्ट का न्यूरॉन का जो न्यूरॉन डीजेनरेट होते हैं, वाई देर इज़ सेलेक्टिव डीजेनरेशन ऑफ नाइग्रोस्टेटल न्यूरॉन, तो इसकी कॉज जो है पूरा का पूरा पता नहीं है। सो वी विल राइट हेयर द काउज ऑफ सेलेक्टिव डीजेनरेशन of nigrostriatal neuron. This is not precisely known, बट ये बहुत कारणों से हो सकता है। इट सीम्स टू बी, मतलब ऐसा स्टडी किया गया क्योंकि इट्स नॉट प्रिसाइजली नोन, मतलब इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल, ओके। इट अपीयर्स टू बी मल्टीफैक्टोरियल, मल्टीफैक्टोरियल। अब मल्टीफैक्टोरियल में कुछ हमें पता है तो अच्छा ही रहेगा। लाइक वेरी फर्स्ट थिंग इज एजिंग, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देन जेनेटिक डिपोजिशंस, ओके। ऑक्सीडेटिव, एज ग्रो, दैट इज ऑक्सीडेटिव जी जनरेशन, ठीक है, और फ्री रेडिकल। उसके बाद कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, लाइक MPTP, लाइक इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे रीजंस होते हैं, ओके। एंड वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल पार्किंसोनिज्म, ओके। ये अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ फेयरली कॉमन। एंड ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू that is the neuroleptics, or it is called as or that is the dopaminergic blockers, okay. And this is important, ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल पार्किंसोनिज्म भी अभी होता है। नाउ आफ्टर दिस एक अल्कलॉइड है, दैट इज कॉल्ड एज बेलाडोना alkaloids. This alkaloids, belladonna alkaloids, this is used in Parkinson's disease. इसको हम लोग पहले यूज़ करते थे पार्किंसंस डिजीज़ में। उसके बाद देन वन थिंग केम दैट इज कॉल्ड एज लीवाडोपा, एंड दिस प्रोड्यूस्ड मीन्स ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, ओके। दिस प्रोड्यूस्ड ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, ओके। यहाँ पे आई वांट टू टेल सम मोर थिंग कि ये जो डोपामिन है और एसिटाइलकोलिन है, ये आई हैव नॉट टोल्ड सम पॉइंट्स आई मिस्टेक कि ये दोनों ट्रांसमीटर्स जो दिस आर द टू न्यूरो ट्रांसमीटर। कहाँ पे? इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। आई होप कि आपको लगता, मुझे लगा ये क्लियर नहीं, मैंने ठीक से किया। देयर आर द टू न्यूरो ट्रांसमीटर इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, वन इज़ डोपामिन एंड वन इज़ एसिटाइलकोलिन, ओके। और जो डोपामिन है ये एक्ट करता है ऑन D2 रिसेप्टर, और जो एसिटाइलकोलिन है दिस एक्ट ऑन द मस्कुरानिक रिसेप्टर, ओके। एंड ये तो मैंने बोला ही कि मैं रिसेप्टर्स बताना भूल गई थी। दिस एक्ट ऑन D2 रिसेप्टर, दिस एक्ट ऑन मस्कुरानिक रिसेप्टर। और जब हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है दोनों के बीच में, तब मेंटेन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी मूवमेंट अच्छे से चलता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे चलता है। अब जैसे यहाँ पे पार्किंसोनिज्म में क्या हो गया, डोपामिन की डिफिशियंसी हो गई। अब डोपामिन की डिफिशियंसी हो गई, इसका मतलब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए जो फिर क्या होगा इन द पार्किंसोनिज्म डिजीज़, क्या हो जाएगा, जो मस्कुरानिक रिसेप्टर है, मस्कुरानिक रिसेप्टर, ये क्या हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाएगा, एंड इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट को ट्रिमर आएगा। वाई ट्रिमर? हम सब जानते हैं कि एसिटाइलकोलिन इज एक्साइटेटरी ड्यू टू एसिटाइलकोलिन, ओके। और वन थिंग मोर कि यहाँ पे इतना चीज़ तो है ही, बट देयर इज ए वी कॉल इट ट्रेड ऑफ पार्किंसोनिज्म, ओके। उसमें क्या क्या आता है? एक आता है ट्रिमर, एक आता है रिजिडिटी, और एक आता है हाइपोकाइनेशिया, ओके। दिस यू कैन रिमेंबर। And mask like face, pin rolling, slow tiny steps, this we all know, okay. After this
वी वेर हेयर कि लेवाडोपा कैसे ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट किया, बिकॉज पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, बेसिकली पार्किंसोनिज्म इज रिलेटेड विद द कि इसमें डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो आई शुड राइट हेयर कि पार्किंसोनिज्म में क्या हुआ, डीए की डेफिशिएंसी है कि नहीं। अब हम अगर लेवाडोपा पेशेंट्स को देते हैं तो लेवाडोपा क्या करता है, इस डेफिशिएंसी को ठीक करता है। हाउ, क्योंकि जो डोपामिन है, डोपामिन अगर हम देखें तो डोपामिन लेवोडोपा करेक्ट इट, ओके। जो डोपामिन है वो इट सेल्फ डज नॉट क्रॉस, इट सेल्फ डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इसीलिए, ओके। आफ्टर दैट बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं, जो पार्किंसोनिज्म का पेशेंट है, उसमें बेसिकली हमारा क्या मेन अप्रोच है। आई हैव सेड कि लेवाडोपा करेक्ट करता है, डोपामिन क्रॉस नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर का, और डोपामिन डेफिशिएंसी है। तो दिस इज द मेन एस्पेक्ट। सो द अप्रोचेज दैट वी सी कि हम पार्किंसन पेशेंट के क्या क्या अप्रोच करेंगे। सो द मेन या फिर जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच वो क्या है, हम लोग इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ डोपामिन, वी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन, ओके। ये करके क्या करेंगे, सो वी कैन ट्रीट, हम लोग क्या क्या ट्रीट कर सके, एक हाइपोकैनेशिया या ब्रैडीकैनेशिया, वॉट एवर हाइपोकैनेशिया कैनेशिया, एक हाइपोकैनेशिया या ब्रैडी है कि हाइपोकैनेशिया, रिजिडिटी एंड ट्रिमर्स, ओके। नाउ आफ्टर दिस, तो ये हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे बॉडी में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट वी शुड नो कि हमारे बॉडी में क्या होता है। तो हमारे बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन हमारे बॉडी में डोपामिन बनता है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, फर्स्ट जो टायरोसिन होगा, जिसको हम क्योंकि एल डोपा है ना, तो वी शुड राइट एल टायरोसिन। एल टायरोसिन विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एल डोपा, और एल डोपा जो होगा किसमें चेंज होता है, एल डोपामिन, एंड दिस डोपामिन विल एक्ट ऑन द D2 रिसेप्टर, ओके। और फिर ये D2 रिसेप्टर पे एक्ट करके क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी के मूवमेंट को, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि जो डोपामिन है D2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और जो एसिटाइलकोलिन है मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे। सो इसलिए मैंने लिखा है कि टायरोसिन किस में कन्वर्ट हुआ, एल डोपा में, ओके। और एल डोपा से डोपामिन किस में कौन कन्वर्ट करता है, दिस डोपा, सो राइट बाई दिस पेन, डीकार्बोक्सिलेज, ओके। अब हमने क्या कर दिया, हमने बॉडी से बाहर से दे दिया एल डोपा, जिसमें टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो हमने उसमें इसको दे दिया। अब दे दिया तो क्या इसकी बॉडी में डोपामिन बन जाएगा ना, एंड दैट विल एक्ट ऑन D2 रिसेप्टर एंड दैट विल कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट। बट कोई भी ड्रग हम दे दे, ठीक है ना, इट विल नॉट करेक्टेड फॉर, मतलब फॉर एवर, मतलब कुछ साल के लिए इम्प्रूव द, मतलब कुछ साल के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकता है, नॉट लाइक नेचुरल थिंग, ओके। इट इज़ कि नेचुरली जैसे पहले फिट एंड फाइन थे उस तरह से नहीं करेगा, ओके। इट जस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फ्यू ईयर्स। सो दिस इज अ थिंग नाउ, ओके। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो एल डोपा है ना, यहाँ पे दिस एल डोपा, यहाँ पे ये हो गया ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके। दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द ब्रेन, ओके। तो जो एल डोपा है ना, यही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, and then this it is converted in dopamine, and this dopamine will act on the D2 receptor and that will control the body movement, okay. This was the thing. Now after this we will look about let's look first कि जो डोपामिन जो ये है उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ पे हमारे बॉडी में होता है। सो द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन that occur in body and that occur by दो चीज़ों के से होता है, एक तो MAOB और एक होता है COMT, कॉम्प्ट मैकेनिज्म, ठीक है ना। इससे कितने होते हैं, 80% होता है और इससे होता है 20%, दैट आई विल टेल फर्दर ऑन।
इसकी मैं यहाँ पे इसलिए बताया कि मेटाबॉलिज्म डोपामिन अकर इन द बॉडी बाय MAO-B, बिकॉज अगर जैसे किसी के बॉडी में डोपामिन की कमी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो MAO-B है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म करवा रहा है डोपामिन को, तो अगर हम लोग MAO-B इनहिबिटर दे देते हैं तो क्या कर देता है, MAO-B को ब्लॉक कर देगा, एंड व्हेन इट MAO-B विल ब्लॉक देन इट विल इंक्रीज द डोपामिन लेवल इन द बॉडी. ओके, दिस वॉज द थिंग. एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग डोपामिन और, लेकिन हाँ, ये जो कॉम्प इनहिबिटर हम लोग कॉम्प भी मेटाबॉलिज्म डोपामिन करता है, बट इसके जो इनहिबिटर उतना यूजफुल नहीं होता है पार्किंसोनिज्म में, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वॉल्व, इट इज ओनली 20% इन्वॉल्वमेंट होता है सिर्फ. सो इट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट कि इसके इनहिबिटर्स हम लोग उतना इंपॉर्टेंटली नहीं है जितना MAO-B का इनहिबिटर्स इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और भी आता है कि डोपामिन क्यों हम लोग नहीं डायरेक्टली दे सकते हैं बॉडी में, ठीक है ना. कि डोपामिन अगर हम दे दिए तो इट्स ईजी कि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना. सो क्यों नहीं क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, जो ये MAO-B है और कॉम्ट होता है ना, ये बेसिकली यहीं पे दोनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. MAO-B और कॉम्ट जो होता है ना, ये दोनों ब्लड ब्रेन बैरियर पे प्रेजेंट होता है. और जैसे ही कोई भी डोपामिन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना चाहेगा, देन दिस MAO-B एंड कॉम्ट विल डिग्रेड इट, मेटाबोलाइज इट बिफोर इट एंटर द सेल. ओके, सो लेवाडोपा इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इन दिस डोपामिन, जिसमें भी कमी होती है, नॉट द डोपामिन. Now we are going to look the levodopa, which is the main character in this anti-Parkinsonism drug. So levodopa. Okay. सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, it is the drug of choice for treatment of Parkinsonism disease, and मोस्टली हम बोलते हैं कि इसको ग्रेटर दैन 60 ईयर्स ऑफ एज ओल्ड में हम लोग देते हैं. ओके, and it is also drug of choice for severe Parkinsonism disease. After that mode of action तो हमें पता ही है. Mode of action what it is, कि जो levodopa होता है वो क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, बट here I will write some points. Okay, levodopa, this cross the blood brain barrier, and by whom, by taken up by substantia nigra, and that it reaches the CNS, and through which means किसकी हेल्प से ये पहुंचता है, दिस यू शुड रिमेंबर कि विद द हेल्प ऑफ विटामिन B6, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोडॉक्सिन. एंड उसके बाद फिर क्या होता है, दिस एरो शुड बी लॉन्ग, कि जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, दिस एक्ट ऑन दिस levodopa and this convert into dopamine. एंड दिस डोपामिन क्या करता है, फिर D2 रिसेप्टर पे वर्क करता है, एंड दैट डिक्रीज द सिम्टम्स, तो एक्ट ऑन D2 रिसेप्टर. नाउ द थिंग इज कि जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज है ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है. ओके, एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी है, ठीक है ना. तो यहीं पे ये दिस इज द थिंग कि अब हमें जो, लेट मी फर्स्ट राइट कि दैट डोपा डीकार्बोक्सिलेज this is present in the CNS and this is present in the PNS. और in fact जो CNS में डोपा डीकार्बोक्सिलेज 10% है, and in the peripheral nervous system, that is ANS, okay, there is presence of 90%. मीन्स ज़्यादा कहाँ पे है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है. और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही अगर जो levodopa डोपामिन में कन्वर्ट होगा, तो क्या कभी भी डोपामिन क्रॉस कर पाएगा BBB को? नहीं, ऑफ कोर्स नो. तो अगर यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, देन the dopamine can't cross blood brain barrier. तो हम लोग क्या करते हैं, सो बिगी मतलब कि हम लोग levodopa ऐसा देते हैं CNS के लिए कि मतलब कि levodopa को हम लोग इस तरह से देते हैं कि वो CNS में जाए. उसके लिए हम लोग ब्लॉक कर देते हैं डोपा डीकार्बोक्सिलेज को इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो वी इंक्रीज द levodopa in central nervous system
by how? By blocking the dopa decarboxylase where in the peripheral nervous system. Then what is the drug which block the dopa decarboxylase in the peripheral nervous system या फिर ANS जो भी आप बोल रहे हो. So then for this the drug we take, that is the carbidopa. This block the peripheral nervous system in the periphery. अब जैसे ये पेरीफेरी में ब्लॉक कर जाएगा, मीन्स this medicine increase the bioavailability of levodopa where in the central nervous system, that is up to 90%. So तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जब भी देंगे, so levodopa that is given along with carbidopa. This is the one point. ओके जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज मैंने बोला कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम से यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब कि डिकार्बोक्सिलेशन होता होगा. ओके मीन्स इट मीन्स द डिकार्बोक्सिलेशन इज अकरिंग ऑफ लीवोडोपा एंड दैट इज द डोपामिन. तो उसमें डिकार्बोक्सिलेशन, इस प्रोसेस में डिकार्बोक्सिलेशन होता है. दिस इज़ द कंसेप्ट. ओके अब केडीटी में लिखा है कुछ पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जो डोपामिन है मतलब कि सॉरी जो लीवोडोपा है वो खुद से इनएक्टिव है ऑफ कोर्स, क्योंकि levodopa is not active by itself, it is an intermediate product in the formation of dopamine. ओके एंड जो मोर देन 95% जो हम लोग ओरली जो levodopa लेते हैं वो डिकार्बोक्सिलेज कहाँ पे होता है? पेरिफेरल टिश्यू में, ऐसे गट में, लीवर में. ओके उसके बाद जो डोपामिन बनता है वो फर्दर मेटाबोलाइज हो जाता है. ठीक है ना. ऑफ कोर्स मेटाबोलाइजेशन हमने पढ़ा था कि मेटाबोलाइज हो जाता है. और जो बच जाता है 95%, आई शुड राइट हियर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज रिटेन इन द केडीटी, दैट इज द कि मोर देन 95% of oral dose, okay, this is decarboxylated where in the peripheral tissue, कहाँ पे? मोस्टली इन द गट एंड इन द लीवर. ओके और उसके बाद फिर डोपामिन जो बना वो फिर मेटाबोलाइज हो गया. डोपामिन देन मेटाबोलाइज्ड. ओके इसका कोई भी ये मेटाबोलाइजेशन यहाँ पे ऐसे इसलिए लिखा था बिकॉज डोपामिन फिर CNS में कोई एक्ट नहीं किया. फिर 95% जो हमने लिया उससे फिर उसके बाद जो बच गया, ओके जो रिमेनिंग जो बच गया, दे एक्ट ऑन ब्लड वेसल, आफ्टर दैट हार्ट, अदर पेरिफेरल ऑर्गन एंड एक चीज़ और दैट इज़ द CTZ, जो कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है. एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं न्यूरो एनाटॉमी में द एरिया विच इज़ डिवॉइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, उसमें CTZ भी एक एरिया आता है. तो दिस इज़ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. ओके एंड दिस इज़ द डिवॉइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. यहाँ से रिमेनिंग जो होता है वो यहाँ पे एक्ट करता है. ओके एंड दैट कन्वर्ट इनटू द डोपामिन. आफ्टर दैट उसके बाद फिर क्या हो गया, मतलब इतने 5% भी इतना में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. इसका मतलब कि हमारे जो ब्रेन में होगा, ठीक है ना, 1 to 2% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड levodopa. Okay, this will cross in the brain. And that been taken up by the dopaminergic neurons that will convert to dopamine, okay, which is stored and that releases as a transmitter. Now we will see कि जो हम लोग levodopa लेते हैं, then what are the problem, okay, associated with the use of levodopa. So we will write here problem associated with use of levodopa. Okay. सो जो levodopa का जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब वो डोज डिपेंडेंट है और मतलब कि यूजली रिवर्सिबल होता है. ठीक है ना, मतलब क्योंकि अगर हमने कुछ दिन के लिया तो ऑफकोर्स रिवर्सिबल होगा. ठीक है ना, बट कुछ जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ थेरेपी और कुछ लेट से आते हैं. ठीक है ना. सो फर्स्टली वी विल लुक दैट कि जब हम थेरेपी शुरू करते हैं levodopa का तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. तो एट द इनिशिएशन of therapy
ऑफ लीवोडोपा। तो क्या होता है, तो और जो लीवोडोपा का थेरेपी अगर हम दे रहे हैं, तो अगर हम लोग लो डोज पे रखते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट मिनिमम होती है, मीन्स इट इज़ डोज डिपेंडेंट। ओके, तो प्रॉब्लम इट इज़ डोज डिपेंडेंट, कितना हम डोज डिपेंडेंट हो, इट इज़ डोज रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ मीन्स इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले होगा नौसिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, तो जैसे हमने उधर पढ़ा था इन द व्हाट टू कॉल्ड इन द कॉन्ट्रासेप्टिव, जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव लेना शुरू करते हैं तब हमें नोजिया और वोमिटिंग इनिशियल में होता है, उसके बाद फिर हम टॉलरेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह कि ये इनिशियल डेज में होता है, इनिशियल। ओके, एंड फिर टॉलरेंस, दैन द इनिशियल, दैन टॉलरेंस डेवलप। ओके, तो हमें फिर टॉलरेंस डेवलप, तो इसकी तो इस टॉलरेंस तो धीरे धीरे डेवलप होगा ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोज को धीरे धीरे बढ़ाना है, हमें अचानक से बहुत ज़्यादा डोज नहीं देना है। ठीक है ना, पहले टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा नोजिया वोमिटिंग से, दैन आफ्टर टॉलरेंस डेवलप, दैन द डोज कैन बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड। ओके, सेकेंड इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ये 1/3 ऑफ द पेशेंट में होता है। ओके, और ये बेसिकली उसमें होता है मोस्टली जो कि द पेशेंट हु आर पेशेंट रिसीविंग एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, हाइपरटेंसिव, और इसमें भी वही है कि टॉलरेंस डेवलप कर जाता है कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है ना, और बीपी फिर नॉर्मल हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट सम हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं कि ड्यू टू बीटा एडिनर्जिक एक्शन। ठीक है ना, जो पेरीफेरी पे जो डोपामिन बनते हैं ना, उनकी बीटा एडिनर्जिक एक्शन के कारण कुछ हार्ट्स पे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कार्डियक एरिथमिया। ओके, आफ्टर दैट एक्सक्रेवेशन ऑफ एंजाइना, and this occur due to beta adrenergic action of peripherally formed dopamine। ओके, और ये ज़्यादातर उन पेशेंट में होते हैं, मोर इन पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, हार्ट डिजीज आई मीन टू से। ठीक है, दिस इज़ द थिंग्स जो कि जब हम लोग इनिशियली जब देते हैं लीवोडोपा तो ये सब होता है, तो हमें उसके लिए ये करना है कि हमें धीरे धीरे अपने जो डोज है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अब हम बहुत दिन तक ऐसे देते जा रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स पेशेंट्स आर देयर, सो वी आर प्रोलॉन्गिंग द थेरेपी। तो आफ्टर द प्रोलॉन्ग थेरेपी की व्हाट आर द थिंग्स कि उनमें साइड इफेक्ट्स होगा, तो हेयर वी विल राइट दैट आफ्टर prolonged therapy, the first is कि जो हम लोग लीवोडोपा पेशेंट को देते हैं, लीवोडोपा टू द पेशेंट, दिस कन्वर्ट किस में होता है, टू डोपामिन। ओके, इन द CNS। अब जो अब CNS में क्या होगा, जो डोपामिन होगा वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, मेटाबोलाइज्ड by MAO and also by the COMT enzyme। और इसके बाद क्या होगा, जो it will convert and the drug is converted to free radical metabolite। अब जब फ्री रेडिकल बनेगा, हमने देखा भी था इनिशियल में ही कि जो काउस था ना, जो पार्किंसंस का एक था, वेयर इट इज़ एजिंग ऑक्सीडेशन एंड आई हैव रिटन ऑक्सीडेटिव डिजेनरेशन एंड फ्री रेडिकल ही मैंने कहीं पे लिखा था कि फ्री रेडिकल इज़ ऑल्सो अ वेरी ऑक्सीडेटिव डिजेनरेशन एंड फ्री रेडिकल भी होता है, फ्री रेडिकल इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग काउस। तो अगर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, ओके, देन दिस विल काउस मोर डैमेज टू नर्व। अब और ज़्यादा अगर नर्व में डैमेज हो जाता है, पहले ही नर्व्स में प्रॉब्लम है और ज़्यादा डैमेज हो गया, तो फिर मतलब कि
जो डिजीज़ की जो खराबी होने की जो रेट है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. सो कैनॉट कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़. अब इससे क्या होगा? दिस विल कॉज इंक्रीज प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. तो अगर ऐसा होता है तो इससे ओवरकम करने के लिए हम पेशेंट को मेडिसिन दे देते हैं. ओके, तो टू ओवरकम इट वी गिव लीवोडोपा, कार्बिडोपा +1 इज दैट इज MAO-B इनहिबिटर. हमें पता है ना कि MAO मोस्टली MAO ही काम करते हैं, है ना. तो MAO-B इनहिबिटर दे देंगे. क्यों? क्योंकि इट हैज़ द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. अब अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो फ्री रेडिकल को ख़त्म करेगा और दिस विल कॉज स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़. मतलब कि धीरे धीरे अब जो डिजीज़ की बढ़ने की रफ्तार है वो धीरे धीरे हो जाएगा. सेकेंड वन थिंग, अब लीवोडोपा से और क्या प्रॉब्लम होता है कि जो लीवोडोपा था, जो मेडिसिन है, उसकी जो हाफ लाइफ था, जो शॉर्ट टी हाफ था. ओके, तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें मल्टीपल टाइम्स देना पड़ेगा. मल्टीपल टाइम्स वी हैव टू गिव डेली. दिस मीन्स दैट दिस ड्रग हैज़ पुअर कॉम्प्लियंस. दैट ड्रग हैज़ पुअर कॉम्प्लियंस. इसके लिए हम क्या किए? सो वी हैव प्रिपेयर्ड लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन दैट इज इक्वल टू सस्टेन. मीन्स इट कैसे लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन? क्या भाई? सस्टेन रिलीज फॉर्म एंड ऑल्सो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म. After that, this was the two problems. Third problem is that it increases the disease progression. ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले ही बोला कि ज़्यादा न्यूरोडिजेनरेशन होगा, मोर न्यूरोडिजेनरेशन, and that will lead to decreased number of neurons, and that will lead to decreased uptake of drug. So that will result in the decreased dopamine release, and so the problem is came. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अब मैंने बोला था ना कि इट इज़ नॉट कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए हमारे लाइफ को अच्छा कर सकता है. सो इट मीन्स दैट कि ड्रग की जो एफिशिएंसी है दैट डिक्रीजेस विद टाइम. This phenomena basically it is called as bearing of action phenomena. ओके, सो इसमें बेसिकली होता क्या है? लाइक एग्जाम्पल, we have 200 neurons and we have taken a drug that is levodopa and it is of 100 mg. we have, let's suppose हमने 100 mg levodopa ड्रग लिया, ठीक है. तो उसमें जो 200 न्यूरॉन है दैट डोपामिन 200 न्यूरॉन में डोपामिन डिफिशियंसी है एंड मतलब 200 न्यूरॉन डोपामिन डिफिशियंट है. देन 100 mg हमने जो ड्रग लिया तो डोपामिन डिफिशियंसी में 100% इफेक्टिव रहेगा. ओके, आफ्टर दैट जो नर्व है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया. जब नर्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा देन ओनली लेट्स सपोज कि 100 न्यूरॉन्स बचे. ओके, देन अगेन हम लोग 100 mg का ड्रग दे रहे हैं. देन अभी तो 50% ही ड्रग टेके में ड्रग काम करेगा ना. ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 50% डोपामिन का एक्शन आएगा. ओके, दिस वाज द थिंग. आफ्टर दिस अगर 50% डोपामिन की क्या एक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? सो वी हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ मेडिसिन. ओके, सो मोर डोपामिन is available in central nervous system
for the longer duration of time. Now this 50% डोपामिन जो एक्शन होता है उसको चूँकि हमने वी हैव इंक्रीज द डोज ऑफ मेडिसिन, तो फिर क्या हो जाएगा, 50 न्यूरॉन्स ही बचेंगे. एंड देन अब हमें इतना कम न्यूरॉन बच गया, तो देन वी हैव टू इंक्रीज द डोज. ओके, देन वी हैव टू गिव 200 मिलीग्राम ऑफ डोज. अब इसके बाद फिर तब जा करके इसमें 20 to 25 डोपामिन एक्शन आएगा. और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पूरा का जितने भी न्यूरॉन हैं सारे के सारे डैमेज होते जाएंगे. ओके, एंड इसीलिए सो वी आर राइटिंग है कि इससे क्या पता चलता है कि अगर हमने जैसे 100 mg जैसे अगर ड्रग लिया 6 to 8 आवर का एक्शन रहता, ठीक है ना. अब 1 से 2 साल यूज़ करने के बाद क्या होता है, 100 mg का ड्रग में से सिर्फ 50 mg ही मतलब ले पाता है ना न्यूरॉन. सो इसकी जो एक्शन है वो 2 to 4 आवर ही ओनली लास्ट करता है. ओके, सो इट मीन्स दैट कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन, this will start declining, and this is called as bearing of phenomena. This is called as bearing of action, or it is also called as bearing of phenomena. Now जो हम लोग ये लिवोडोपा मेडिसिन देते हैं, तो जिन पेशेंट्स को भी पार्किंसोनिज्म होता है उन पेशेंट में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑन एंड ऑफ फिनोमेना. एंड इसके लिए मैं ड्रॉ अ ग्राफ दैट दिस इज द डोपामिन, दिस इज द दिस इज डोपामिन मतलब कि जो बॉडी में मतलब चाहिए ब्रेन में. सो लेट्स सपोज वी हैव टेकन द ड्रग. ओके, उसके बाद क्या लिया, देन इट इज डिक्रीज्ड. अगेन वी हैव टेकन द ड्रग, देन डिक्रीज्ड. एंड ये थ्री ड्रग का एक्शन है. ओके, एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड दैट इज रिक्वायर्ड बाय द our brain. This is the threshold required. ठीक है. इनिशियली में क्या होता है, जब हम ड्रग लेते हैं तो ये ड्रग जो होता है 6 to 8 आवर्स चलता है. ठीक है, उसके बाद यही ड्रग फिर 3 to 4 आवर्स चलता है. उसके बाद यही ड्रग फिर 1 आवर्स चलता है, 1 to 2 आवर्स चलता है. ओके, ये तो ये शो कर रहा है कि एज ए टाइम चेंजेस तब ऐसे मतलब ऐसे फेनोमेना होता है कि ऑन एंड ऑफ का फेनोमेना मतलब एक इनिशियली में 6 से 8 घंटे के बाद आता है, फिर 3 से 4 घंटे के बाद आता है, फिर 1 घंटे के बाद आता है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज बियरिंग ऑफ फेनोमेना. दिस वन 1 घंटा, 3 से 4 घंटा, 6 से 8 घंटा बियरिंग ऑफ फेनोमेना कि एज टाइम 1 साल 2 साल ऐसे टाइम बढ़ते जाता है तो ये ऐसे ऐसे होता है. ठीक है ना. और दिस वन इट इज़ कॉल्ड एज ऑन एंड ऑफ. जो ये ग्राफ सिंपल है, दैट इज ऑन ऑफ फेनोमेना कि जैसे ही हम पेशेंट को ड्रग देते हैं देन ये स्टार्ट फीलिंग गुड, थ्रेशोल्ड रीच, अच्छा फील होगा, फिर से अच्छा फील होगा, फिर अच्छा फील होगा, फिर अचानक सडनली वो फिर ऑफ हो जाएगा. मीन्स ऑन होता है देन ऑफ, ऑन देन ऑफ. अगर जितना देर उसके पास ड्रग है देन दैट ही विल फील गुड एंड एवरीथिंग विल गुड. एंड देन सडन ड्यू टू ऑन एंड ऑफ फेनोमेना देर इज सडन reappearance of symptom that occurs. ओके, तो अब ये जो ऑन एंड ऑफ फेनोमेना इसको हमें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा. सो टू अवॉइड द ऑन एंड ऑफ फेनोमेना what we have to do, we have to prolonging the medicine action, and we have to increase the dopamine level. So by prolonging the medicine action and by increasing the dopamine level, इसमें हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लोग देंगे लीवोडोपा एंड प्लस कार्बिडोपा. इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादातर मोर लेविडोपा कंसंट्रेशन दैट इज अवेलेबल.
बी इज़ द, हम लोग उसमें लीवोडोपा देंगे प्लस कार्बिडोपा हम लोग देंगे, ठीक है, प्लस इसमें हम लोग माओ बी इनिबिटर दे देंगे, ठीक है ना। माओ बी इनिबिटर देने से क्या होता है, जो चूँकि ये मेटाबॉलिज्म करवाता है ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगा डोपामिन की मेटाबॉलिज्म। उसके बाद वी विल ब्लॉक द लीवोडोपा इन पेरीफेरी, उसकी जो डोपा डिकॉर्बोक्सिल जो पेरीफेरी में उसका एक्शन करते हैं उसको हम लोग ब्लॉक करेंगे। तो हम लोग उसके क्या क्या देंगे, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा प्लस कॉम्ट दे देंगे, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो लीवो ये बेसिकली क्या करता है, ये पेरीफेरल में नॉट मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने इतना कॉम्बैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि मतलब क्यों यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कॉम्बैक्ट हम लोग इनिबिटर देते हैं, बेसिकली क्योंकि जो क्या होता है, डोपामिन का जब मेटाबॉलिज्म कॉम्बैक्ट के थ्रू होता है, ओके, तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल डोपा। एंड मिथाइल डोपा क्या है, इट इज़ ए केमिकल कंपाउंड, ओके, इट इज़ ए केमिकल कंपाउंड। एंड ये क्या करता है, ये कम्पिटिट करता है, दिस मिथाइल डोपा कम्पिटिट विथ लीवोडोपा टू टेक एंट्री इन द CNS। इसलिए हमें कॉम्बैक्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मिथाइल डोपा ना बने, ताकि कोई भी मीन्स कॉम्पिटिशन ना हो। दिस इज द केमिकल कंपाउंड एंड इट कॉम्पिटिट विथ लीवोडोपा टू टेक एंट्री इन CNS। और एक तो ऑब्वियस है कि हम ऊपर भी पढ़े थे कि भी मेक द सस्टेन रिलीज, धीरे धीरे रिलीज हो, ओके। आफ्टर दैट अगेन नाउ फोर्थ प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विथ लीवोडोपा, दैट इज द फोर्थ प्रॉब्लम विथ लीवोडोपा इज दैट चूँकि ये सब न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो रहे हैं, तो वी आर इंक्रीजिंग द ओके डोज ऑफ levodopa, okay, in means we are giving the increase more dose of levodopa in the moderate to severe disease। तो इससे क्या होता है, डोपामिन जो होता है दैट इंक्रीज इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब जैसे ही डोपामिन इंक्रीज कर जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में, दिस तो ये जो डोपामिन है ये मीजोलिम्बिक एरिया एंड मीजोकॉर्टिकल एरिया में डोपामिन चला जाता है, और इन एरिया को ऐसे नॉर्मली ये दे डू नॉट रिक्वायर डोपामिन, ओके। बट चूँकि बहुत ज़्यादा डोपामिन है, तो दिस ऑल्सो स्टिमुलेटेड by excessive dopamine। अब चूंकि ये अब मीजोलिम्बिक एरिया इट इज मीजोकॉर्टिकल एरिया, अब ये अगर स्टिमुलेट हो जाएंगे एक्सेसिव डोपामिन से, तो फिर क्या होगा, तो पेशेंट हैव साइकोटिक सिम्टम एंड इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट पार्किंसन एसोसिएटेड विथ साइकोसिस, ओके। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ इट इज ट्रीटमेंट आई विल टेल लेटर ऑन, ओके, बिकॉज देयर साइकोसिस चैप्टर इज ऑल्सो देयर नाउ। इसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम विल बी सुपर सेंसिटिविटी। जैसे ही वी हैव इंक्रीज द डोज ऑफ डोपामिन, तो क्या होता है, देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ डोपामिन इन CNS, और ऐसे ही डोपामिन CNS में इंक्रीज हो जाता है, दिस एक्ट ऑन रिसेप्टर D2, ठीक है। एंड डोपामिन हमने CNS में बढ़ाया और हमने सोचा कि रिसेप्टर D2 पे एक्ट करेगा, बट जो D2 रिसेप्टर है इट इज़ नॉट रिसीविंग द डोपामिन, इट इज़ अ ट्विस्ट कि ये रिसीव नहीं कर पा रहा है डोपामिन। इट मीन्स दैट कि D2 रिसेप्टर has became super sensitive and जब ये सुपर सेंसिटिव हो जाता है then it
कैन काउस, इट कैन नो मतलब करता ही है, इट काउस abnormal movement and this is called as dyskinesia. And to control it we give the drug, amantadine. ओके, एमेटिडिन इज द ड्रग, और तो हम दो देते हैं ये लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा. तो एमेटिडिन क्या करता है, इट इज़ द यूनिक मेडिसिन, एंड इट इज़ यूज टू ब्लॉक NMDA एंड विच इज द एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर होता है. ओके, ये रिसेप्टर होता है ग्लूटामेट के लिए. ओके, मतलब अभी इतना कि ये यूनिक मेडिसिन होता है जो कि ब्लॉक कर देता है NMDA को, इसीलिए सो इट ब्लॉक द डिस्काइनेशिया. इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, डिस्काइनेशिया को ये ब्लॉक कर देता है. नाउ और क्या क्या प्रॉब्लम हो गया. 6th प्रॉब्लम इज दैट इज द रिजल्ट इन पेरिफेरल साइड इफेक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो लीवोडोपा है दैट इन पेरिफेरी इट गेट कन्वर्ट इनटू डोपामिन. एंड ये जो डोपामिन है ये 3 तरह के रिसेप्टर पे काम करता है. एक तो एक्ट ऑन D1 रिसेप्टर, दिस काउज हाइपोटेंशन and this lead to increased GFR, and this act on B1 receptor and this lead to increase in heart rate, and this act on B2 receptor. ओके, और जिससे क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देता है CTZ, दैट इज मतलब कि CTZ पे और साइड ब्लड ब्रेन बैरियर. ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट इन द फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पे नहीं होता है. एंड दिस कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग. सो पूछ भी सकते हैं कि जो लेवोडोपा होता है उसका साइड इफेक्ट मतलब क्या क्या करवाता है साइड इफेक्ट इन द पेरिफेरी, मतलब कि जब डोपामिन में चेंज करता है तो सबसे पहले तो ये D1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है जिससे हाइपोटेंशन होता है, तो GFR बढ़ जाता है, इंक्रीज इन GFR कर देता है. उसके बाद ये एक्ट करता है बीटा 1 रिसेप्टर पे जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, और बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है CTZ पे एंड दैट आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दैट कॉज द नॉसिया एंड वोमिटिंग, जो मैंने पहले ही बोला था, बट आई एम टेलिंग यू कि ये पेरिफेरल साइड इफेक्ट यहाँ पे क्या क्या है. तो इसके लिए हम फिर क्या देंगे, तो फिर इसके लिए हम लोग इसके लिए हम वी गिव द कार्बिडोपा एंड कॉम्प्ट इनहिबिटर. एंड ये क्या होता है, ये जितने भी पेरिफेरल साइड इफेक्ट है दिस टेक केयर of peripheral side effect. This was some part 1 of this anti-Parkinsonism drug series, and further I will continue in next video. Thank you everyone. Please do like this video and please share this video and do subscribe my channel. It take a lot of effort. Please subscribe my channel. Thank you.